नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन दिस गुड जर्नी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रतिदिन आपको 2 या 4 वीडियो तो जरूर मिलेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ये प्रलोभन जो है लगातार मिलता रहे कि मुझे अपलोड करना है। ठीक है, क्योंकि लगातार मैं क्वेश्चन की लंबी सीरीज आपको अपने भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निकली रूप से अगर कहा जाए तो एडवांस वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाँ, संक्षिप्त रूप से अगर इसको आप सुनना चाहें तो डेफिनेटली दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और आज का सेशन जो है वो इकोनॉमिक सेक्शन से जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो 12-15 प्रश्नों की होगी और उसमें एक बेहतरीन तरीका से मैं अपने शब्दों में उसे व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। सो एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड शेयर दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है विनिवेश से संबंधित है। यू नो अबाउट द डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। आप सरकार लगातार अपना हाथ खड़ा कर रही है, हम हार गए, अब तो हम नहीं सकेंगे सरकार चलाना। सरकार चलाएंगे लेकिन लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे, लोगों को रेल नहीं दे पाएंगे, लोगों को डॉक्टरी सुविधा नहीं दे पाएंगे, शिक्षा तो हम लोग बेच ही दिए हैं पहले ही। और ये डिसइन्वेस्टमेंट के संदर्भ में एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं कि डिसइन्वेस्टमेंट में सार्वजनिक उपक्रम के जो कुछ शेयरों को सार्वजनिक या निजी संस्थानों को बेचा जाता है। क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश है कि निजी या फिर सार्वजनिक कंपनियों को कुछ उस कंपनी का शेयर दे दिया जाता है, बेच दिया जाता है। दूसरा, जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के अधिकांश शेयर को बेचती है तब यह रणनीतिक विनिवेश यानी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो मेरे ख्याल से और तीसरा ऑप्शन और है कि रणनीतिक डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश के समय तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण को किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र को ही हस्तांतरित करती है, निजी क्षेत्र को नहीं। क्या ये भी स्टेटमेंट सही है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सरकार जब कोई भी बड़ी सी कंपनी है या सार्वजनिक उपक्रम की जो सेंट्रल जो बहुत बड़ी औद्योगिक कंपनी है उसका जो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो केवल और केवल सार्वजनिक कंपनी को ही अब उसका मालिकाना हक दे देगी या फिर निजी कंपनी को भी दे सकती है? चलिए, मेरे ख्याल से इसका उत्तर तो आपको मिल गया होगा कि आप तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ही बकवास है, क्योंकि ये सार्वजनिक जो स्वामित्व की जो कंपनी रही थी आज जब भारत सरकार के पास था या राज्य सरकार के पास था, वो अब किसी और व्यक्ति अर्थात निजी व्यक्ति के पास जाने वाला है, उसका मालिकाना हक वो हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। देखिए, रणनीतिक विनिवेश यानी रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक बिक्री क्या है? वास्तव में जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण को किसी अन्य इकाई, इट में भी निजी, इट में भी सार्वजनिक, ये निजी भी हो सकता है सार्वजनिक भी हो सकता है, को हस्तांतरित कर देती है, दे देती है और इसका फैसला करती है, तब ये जनरली सामान्य रूप से इसे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अर्थात रणनीतिक विनिवेश कहते हैं। और जनरली ऐसा माना जाता है कि जब आप अपना मालिकाना हक यानी स्वामित्व वाली जो कंपनी है अब वो अब आपका नहीं रहा, क्योंकि 51% से अधिक शेयर आपने बेच डाला। ओके, देखिए, सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ शेयरों को किसी अन्य संस्था को बेचना ये डिसइन्वेस्टमेंट है, ये बिक्री है। इसमें मालिकाना हक सरकार ने अपने पास ही बरकरार रखा है। ये रणनीतिक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। रणनीतिक डिसइन्वेस्टमेंट तभी कहलाता है जब 51% से अधिक अर्थात मालिकाना हक किसी निजी व्यक्ति को दे दिया जाए, निजी कंपनी को दे दिया जाए। सपोज आपके एक एग्जांपल के तौर पे एयर इंडिया भारतीय कंपनी रही, भारतीय स्वामित्व की बहुत बड़ी कंपनी थी। अब उस एयर इंडिया को मानते किसी जैसे टाटा या अंबानी या किसी भी विदेशी कंपनी के द्वारा खरीद लिया जाए, अगर वो 50% से अधिक यानी 51% अगर उसका मालिकाना हक शेयर अगर किसी निजी व्यक्ति के पास चल जाए तब वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन शर्त यह है कि वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो कूपन बॉन्ड। यू नो अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है? इससे संबंधित मैं 2 प्रश्न क्रिएट कर रहा हूं। देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा ऋण प्रतिभूति है, मतलब ऋण पैसा उठाने का एक तरीका है, मतलब एक पत्र है जो जारी किया जाता है ताकि सरकार पैसा उससे उठा पाए, लोन ले पाए। तो एक कूपन है, एक बॉन्ड है जो सरकार प्रतिभूति है जो कि जब किसी को ये दिया जाता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। हाँ, उसको जो उस बॉन्ड पर प्राइस लिखा होता है उससे उसके डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाता है, और जब वो वापस करता है तो उसको वो डिस्काउंट रेट नहीं बल्कि उसको अंकित मूल्य में वापस
लौटाना पड़ता है। क्या ये जीरो कूपन बॉन्ड का कंसेप्ट है? तो जी हाँ, मैंने जो एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में कि जब कोई सरकारी प्रतिभूति, ठीक है, कोई बॉन्ड जारी करती है और उस बॉन्ड पर जो प्राइस लिखा होता है, जिसको मार्क प्राइस ने अंकित मूल्य कहते हैं, और अंकित मूल्य पर अगर ना बेच के अंकित मूल्य से डिस्काउंटेड रेट पे दे दिया जाता है और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और वो जब वापस करता है, ठीक है, तब उस समय उसको अंकित मूल्य वापस करना पड़ता है। इस चीज को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड के संदर्भ में समझते हैं। ये विशेष प्रकार के बॉन्ड होते हैं जो केवल केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से किसी विशेष संस्थान को जारी किए जाते हैं। बिल्कुल ही बकवास। ये विशेष प्रकार के बॉन्ड जरूर है, केवल केंद्र सरकार के द्वारा, कोई निजी कंपनी भी जिसको जारी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? आराम से जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसी ऋण प्रतिभूति है जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि अत्यधिक छूट पर, मतलब इसको डिस्काउंट रेट पर दिया जाता है, और जब उसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तब जब वापस होता है तो उसको अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। अंकित मूल्य हमको दे दीजिए, सीधी सी बात है। इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता, ध्यान रहे। देयर इज ए नो इंटरेस्ट रेट, ओके, देयर इज ए नो इंटरेस्ट, ओके। इसलिए इसे जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। परिपक्वता पर निवेशक को अंकित मूल्य के बराबर मूल्य मिलता है, तो वो दोनों का जो डिफरेंस हुआ उसको बेनिफिट हो गया। निजी कंपनी के द्वारा भी जीरो कूपन बॉन्ड जारी किया जा सकता है, केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा ही नहीं, ठीक है। अगला है, ये जो है टैक्स से संबंधित प्रश्न है कि भारतीय कर राजस्व प्रत्यक्ष कर संग्रह पर काफी हद तक निर्भर है। क्या डायरेक्ट टैक्स ही भारत सरकार को चला रही है? भारत सरकार के जो खर्चे हैं, उसका जो राजस्व है, वो डायरेक्ट टैक्स पे टिका हुआ है। और दूसरा है कि केंद्र द्वारा किए गए राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान का सबसे कम हिस्सा है, मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ दिस पार्ट ऑफ जो राजस्व है। रेवेन्यू डेफिसिट तो लगातार बढ़ता जाता है, अब क्या उसमें ब्याज का जो भुगतान होता है वो सबसे कम है? मेरे ख्याल से आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि ये दोनों ही गलत है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारतीय कर राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का है। यू नो अबाउट जीएसटी, यू नो अबाउट निगम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स होता है, हालांकि, ठीक है, कंपनियों पर लगाया जाता है। चूंकि लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयकर का भुगतान नहीं करते, चूंकि हम लोग बात हैं, हम लोग बहुत होशियार लोग हैं ना, हम लोग इनकम टैक्स भरने से अपने आप को किसी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। अपना इनकम अगर 10 लाख है तो बोलते हैं नहीं 2 लाख है यार, तो आप इनकम टैक्स देते नहीं है और ख्वाब देखते हैं कि भारत सरकार कुछ करे। कहां से करेगी? पेड़ है क्या हिला देगी और पैसा गिर जाएगा? सरकारी सुविधा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मशीनरी हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, पब्लिक ऑर्डर हो, ये सब की व्यवस्था करने के लिए सरकारी नौकरी कहां से आएगा जब तक आप टैक्स नहीं चुकाएंगे? और हमारे भारत में डायरेक्ट टैक्स चुकाने वाले लोग कितने हैं? मिनिमम है, गिनती में है। तो यू कैन सिंपली से, जब गिनती में लोग हैं, डायरेक्ट टैक्स का मात्रा ही ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय कर राजस्व काफी हद तक इनडायरेक्ट टैक्स पे टिका हुआ है, जिसमें व्यय पर सभी व्यय जैसे जीएसटी शामिल है। अप्रत्यक्ष कर भारत के कुल राजस्व का लगभग 2/3 66% का अप्रत्यक्ष कर में योगदान होता है राजस्व में। भारत में सरकार का आधे से अधिक व्यय जो होता है, खर्चा जो होता है, वो सब्सिडी देने में और विभिन्न प्रकार के, मतलब राजस्व व्यय में खर्चा हो जाता है, ठीक है। सब्सिडी देने में तो बहुत ही भारी मात्रा में, और ऋण चुकाने में, ऋण पर जो हम बाहरी ऋण, एक्सटर्नल ऋण, इंटरनल ऋण, जो विभिन्न प्रकार के लोन ले लेता है भारत सरकार, उसको चुकाने में जो ब्याज देना पड़ता है वो भारत सरकार का बहुत बड़ा बर्डन है। भारत का ब्याज भुगतान पर भी पर्याप्त राशि खर्चा होता है। 2017 के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीडीपी का 7% के आसपास ब्याज भुगतान में खर्चा हो गया। ब्याज भुगतान का उच्च अनुपात भारत सरकार द्वारा संचित जो ऋण है उसका स्तर का प्रत्यक्ष परिणाम है। आज भारत सरकार का ऋण बहुत ज्यादा है, जिस पर एफआरबीएम एक्ट ने बहुत सख्त चेतावनी बनाई थी, लेकिन इसको रूल एंड रेगुलेशन अभी धरातल पर लागू नहीं हो पा रहा, चूंकि कोविड-19 के महामारी के चलते राजस्व जो रेवेन्यू जो है वो बहुत घट गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आयातित मुद्रास्फीति, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से प्रश्न है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही इजी है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है? पहले तो आप इन्फ्लेशन समझिए क्या होता है। देखिए, अगर कंसिस्टेंसली, लगातार, सक्सेसिवली बहुत से वस्तुओं का दाम लगातार बढ़ने लगे, क्रमशः बढ़ने लगे, ठीक है, तो ये क्या है? महंगाई है, ये है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में होता क्या है कि लोगों के पॉकेट में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उनका डिमांड बढ़ जाता है, और उसी समय उसके डिमांड को पूरा करने के लिए अगर वस्तु का उत्पादन, सेवा का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो स्वाभाविक है डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो जाता है, और डिमांड बढ़ जाता है और वस्तु का उत्पादन घट जाता है, तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन।
अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या है। जब आप जानते हैं कि हम लोग आयात निर्यात पूरा तरह से ओपन इकोनॉमिक है, बाहर की वस्तुएं अंदर घुसती है, अंदर की वस्तुएं बाहर जाती है। तो अगर कोई बाहरी वस्तु जब भारत सरकार खरीदती है या भारत में प्रवेश करता है, उस पर जो इम्पोर्टेड ड्यूटी लगता है वो अलग बात है। तो जब आती है, अगर उसके द्वारा कोई वस्तु आती है और महंगी आती है, जब उसका दाम बहुत बढ़ जाता है, तो भारत में ऑटोमेटिक उस चीज की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का लाएगा। तो जब आयातित वस्तुओं की कीमतें वृद्धि के कारण किसी देश के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है, अगर सपोज सोचिए कि अगर मतलब सपोज जो भी तेल कंपनियां हैं, ठीक है, अगर वो तेल की कीमतों को बढ़ा दे तो स्वाभाविक है भारत उसको क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ जाएगा। कच्चा तेल 85% भारत आयात करता है। 85% आयात करना किसी चीज का भारत के लिए संकट का एक तरह से दरवाजा खटखटाता है। तो आप सोचिए जब इम्पोर्टेड, वो चीज तो इम्पोर्टेड होगी, रॉ मटेरियल, फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, हम लोग चाइना से कितने भारी मात्रा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी दवाइयों की जो विशेष रासायनिक सामग्री होती है वो खरीदते हैं। अगर इन चीजों का दाम अचानक बढ़ने लगे और भारत में जब वो प्रवेश करे तो ऑटोमेटिक महंगा होगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन है, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन। घरेलू मुद्रा के कमजोर होने से देश में आयातित मुद्रास्फीति आ सकती है, होने की संभावना होती है। स्वाभाविक है, जब आपका घरेलू मुद्रा घटेगा मतलब घरेलू मुद्रा की डिमांड जो क्या वो कहते हैं उसको मूल्य में अगर गिरावट आएगी, अर्थात डॉलर के रिस्पेक्ट में आपकी कीमत घटती जाएगी। यानी आप जब 50 रुपया चुका के $1 खरीदते थे, आज 75 रुपया चुका के आप $1 ले रहे हैं, तो आपकी मुद्रा का वैल्यू लगातार गिरता जा रहा है। जब मुद्रा का वैल्यू लगातार गिरता जाएगा तो आप महंगी आपके लिए तो विश्व के बाजार महंगे होंगे। तो ये भी इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन के कारण बन सकते हैं। दोनों ही बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, यानी भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन के चालू खाता अधिशेष यानी करंट अकाउंट सरप्लस जो होता है उससे संबंधित कौन सा संभावना है। आखिर करंट अकाउंट सरप्लस हम लोग का लगातार क्यों हो रहा है? वैश्विक कच्चे तेल को कीमतों में अत्यधिक गिरावट आ गई है, तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा। हाउ इट पॉसिबल? जब गिरावट होगा तो सरप्लस नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा, हम लोग का करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। और विदेशों से जो बाहर से जो हम लोग को रेमिटेंस मिलता है, क्योंकि हमारे जो देश बंधु भाई बंधु जिसको डायस्पोरा बोलते हैं, जो विदेश में रहकर काम करते हैं, सऊदी अरब में अमेरिका में काम करते हैं, तो ये जो वहां से पैसे भेजते हैं रेमिटेंस कहलाता है, प्रवेशन कहलाता है। उसके आने से हम लोग का करंट अकाउंट बढ़ जाएगा। और एक है बाहरी वाणिज्यिक उधार, अगर हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करते हैं तो क्या ये करंट अकाउंट में जुड़ता है? सबसे पहले आपको भुगतान संतुलन समझना होगा। देखिए भुगतान संतुलन होता कुछ नहीं है, किसी भी देश का किसी बाहरी देश के साथ जो मतलब व्यापार का लेन देन होता है, आयात निर्यात सेवा उवा जो वही होती है, उसको दो खाता पाता है, एक करंट अकाउंट में, दूसरा कैपिटल अकाउंट में। जो चीज टेम्पररी छोटे समय के लिए, जिससे किसी वस्तु का निर्माण मतलब ओवरऑल कहे तो पूंजी खाता बहुत मतलब विस्तृत होता है, इससे समय लंबे समय के लिए होता है। तो आपको पता हो कच्चे तेल की गिरावट बिल्कुल आयात निर्यात से जुड़ा हुआ है, तो आयात निर्यात। तो मैं आपको बता रहा था कि दो प्रकार के अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट दिन प्रतिदिन की खर्चाओं मतलब जैसे FII है, आयात है, निर्यात है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचिए कि जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होता है, क्या वो दिन प्रतिदिन का होता होगा? जी नहीं, ये दिन प्रतिदिन का नहीं है। ये कैपिटल अकाउंट में जुड़ता है, जिससे आपकी देनदारी क्या होती है, बढ़ जाती है, आप पे लायबिलिटीज बढ़ जाता है। उसको चुकाना तो पड़ता है ना, लेकिन अगर जिस पर आपका लायबिलिटीज ना बढ़े, जो आपके देयताओं को कमी ना करे, ठीक है, तो वो करंट अकाउंट में आता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया हो कि बाहरी वाणिज्यिक उधार जो है वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, इसलिए इसको हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस की बात ही नहीं कर सकते। करंट अकाउंट सरप्लस में जो कुछ आएगा वो करंट अकाउंट में घुसने के कारण आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंटी डंपिंग शुल्क से। एंटी डंपिंग शुल्क सिंपल सा क्वेश्चन है। एंटी डंपिंग का सीधा अर्थ होता है, आपको पता होगा, विदेशी जो गवर्नमेंट होती है, यानी चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, अपने देश के लोगों को मतलब क्या करती है, अपने देश के लोगों के सामान को, जैसे चाइना का कोई मोबाइल है, सपोज चाइना में वो 5,000 रुपये मिल रहा है और भारत में अगर वो 4,000 मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, भारत का मार्केट तो चौपट हो जाएगा। तो भारत के मार्केट चौपट ना हो, यहाँ के जो उद्योगपति हैं, यहाँ के जो निवेशक हैं, वो प्रभावित ना हो, तो उसको बचाने के लिए वो एक सेफगार्ड ड्यूटीज है जिसको एंटी डंपिंग ड्यूटी बुलाया था। इसके लिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी तब होगा जब उस वस्तु की कीमत
जहां वो उत्पादित हो रहा है उसकी से कम कीमत पर अगर किसी दूसरे देश को बेचा जाता है तो वह देश उस पर एक एक्स्ट्रा शुल्क लगा देता है, जिसको एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक संरक्षणवादी ड्यूटी है जिसे घरेलू सरकार द्वारा विदेशी आयातों पर तब लगाया जाता है जिसका अंकित मूल्य बाजार मूल्य से कम होता है। ठीक है, अगला खाता है, और भी कुछ मैं आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी के साथ में पहले बता चुका हूं, जैसे कि आप एक काउंटर वैलिंग ड्यूटीज क्या होते हैं, उसके बाद सेफ गार्ड ड्यूटीज क्या होता है, ये सब और भी मेजर है, और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से अपने देश के निवेशकों को, उद्योगपतियों को, अपने देश के रोजगार को, युवाओं को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश तो अपनाती है और WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट में नहीं है। ठीक है, चाइना तो मैनिपुलेटर है, यू नो अबाउट द करेंसी मैनिपुलेटर। चाइना अपने मुद्रा का मूल्य डिवैल्यूट करके रखता जानबूझ के, ताकि उसके सामान जो हो विश्व बाजार में फैल जाए और विश्व बाजार को हड़प ले। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक नया कंसेप्ट खिलकर उतरता है जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रतियोगिता को खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद मोनोपोली स्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो यही सब होता है विश्व बाजार में, एकाधिकार, मोनोपोली, और इसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष नीति जिसको WTO जो संस्था बनी है वो काम करती है। अगला क्वेश्चन है चालू खाता परिवर्तनीयता, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। यू नो अबाउट करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। सबसे पहले कन्वर्टिबिलिटी की मतलब समझिए। परिवर्तनीयता का सीधा अर्थ होता है कि जब आप अपने देश की मुद्रा का एक्सचेंज किसी दूसरे देश की मुद्रा में आप कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक देश की मुद्रा का किसी दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिबिलिटी। तो ये कन्वर्टिबिलिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी। यू नो अबाउट दैट। इंडियन सिस्टम में बात करें तो हमारे यहाँ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100% है, पूरी तरह से है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी अभी तक पूरी तरह से नहीं दी गई है। तो चालू खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है कि वस्तु और अदृश्य मदों में व्यापार के लिए घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करना। जैसा कि मैंने बताया कि घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही कहलाती है कन्वर्टिबिलिटी, यानी परिवर्तनीयता। और रुपये के लिए चालू खाता परिवर्तनीयता के तहत एक निर्यातक भारत में बाजार आधारित विनिमय दर पर एक वस्तु के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा में बेच सकता है। और आंशिक रूप से चालू खाता परिवर्तनीयता तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में है। यू नो, चालू खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है कि वस्तु और अदृश्य जैसे सेवा है, निवेश है, आय है में व्यापार के लिए, जब चूंकि आप वस्तु को बेचेंगे, सेवा को बेचेंगे, तो उसके लिए तो आप विदेशी मुद्रा तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो विदेशी मुद्रा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करने की जो स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति और संस्थाएं विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्राओं को बदल सकते हैं। चालू खाता कन्वर्टिबिलिटी मुद्रा परिवर्तनता का एक हिस्सा है। जब रुपये के लिए चालू खाता परिवर्तनता होती है, एक निर्यातक जैसे अमेरिकी डॉलर हो को बेच सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब आपको यह भी जानना होगा कि 1993 से हम लोग चालू खाता परिवर्तनता 100% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल यानी दलहन से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत के संबंध में कि दलहन उत्पादन में भारत एक तो सबसे प्रथम पायदान पे खड़ा है और खाने मामले में, उपभोक्ता के मामले में भी प्रथम है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दलहन दाल के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। हालांकि खरीफ और रबी दोनों मौसमों में दालों की उत्पादन होती है, उगाया जाता है, लेकिन खरीफ जो दाल होता है वो रबी के दाल की तुलना में अधिक होता है या कम होता है? कॉमन सेंस की बात है, दाल को जनरली रबी फसल माना जाता है, मोस्टली हम लोग ये कहते हैं, लेकिन रबी परसेंटेज जो होता है, रबी दाल का परसेंटेज वो 60% है। ठीक है, और भारत में दालों का कुल उत्पादन में चने की सर्वाधिक हिस्सेदारी है, जो बिल्कुल सही है। चना लगभग 40% उत्पादन होता है। उसका अरहर जिसको तूर के दाल बोलते हैं वो 20%, उसके बाद मूंग और तीसरा नंबर में याद रखिएगा। यू नो अबाउट दैट कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। वैश्विक उत्पादन में जितना पूरा विश्व में उत्पादन होता है उसका 24% के आसपास भारत खुद उत्पादन करता है। ठीक है, पिछले 5 साल में भारत में दलहन उत्पादन 140 टन से 240 टन हो गया है। सोचिए, 140 टन से 240 टन हो गया है, लाख टन। ठीक है,
2019-20 में भारत में 15 मिलियन टन तक उत्पादन हुआ, जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 24% है। कुल उत्पादन में 40% हिस्सेदारी सिर्फ चना का है, 40% हिस्सेदारी चना का है। उसके बाद तुअर, जिसको अरहर बोलते हैं, 15% से 20% के बाद। उसके बाद उड़द और मूंग है, जो कि 8 से 10% होता है। मध्य प्रदेश पहला स्थान में है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद फिर राजस्थान है, फिर यूपी है। हालांकि दालों को खरीफ और रबी दोनों फसलों में जैसा उगाया जा सकता है, लेकिन रबी दालों का कुल उत्पादन में 60% से अधिक योगदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो बजटिंग जो फार्मिंग होता है, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF, इसके संबंध में आप सोचिए क्या क्या प्रश्न बना सकते हैं। देखिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों से रासायनिक मुक्त कृषि की एक विधि है। बिल्कुल सही है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग विधि में गहन सिंचाई और गहन जुताई का उपयोग होता है। जब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है तो गहन सिंचाई होगा, तो ये तो फिर पारंपरिक विधि हो गया, तो ये पारंपरिक विधि तो है नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग विधि मिट्टी के वातन, उसके अंतर फसल को बदल बदल कर बर्ड्स, मल्चिंग इत्यादि इसमें किया जाता है, सही है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती, पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों से रासायनिक मुक्त कृषि की एक विधि है। मूल रूप से महाराष्ट्र के एक कृषक है जिसका नाम है सुभाष पालेकर। 90 के दरमियान में उन्होंने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों और गहन सिंचाई के द्वारा जो संचालित हरित क्रांति थी, हरित क्रांति के कारण जो मतलब गहन एक तरह से गंभीर संकट उत्पन्न हुए। पंजाब के किसानों से पूछिए, पंजाब का भूमि देखिए जाके, जो भूमि चावल उत्पादन नहीं करती थी वो चावल उत्पादन करती है, गन्ना उत्पादन करती है। इस हरित क्रांति ने उसको एक तरह से जहर दे दिया। ठीक है, शुरुआत में बहुत खुशी हुई, बहुत से लोग धनी बन गए, अमीर हो गए, लेकिन उसका बुरा हाल आप देखने को मिल रहा है। तो एक हरित क्रांति के नए संदर्भ में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कंसेप्ट आया था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग विधि में मिट्टी के वातान, न्यूनतम जल का उपयोग, अंतर फसल, शीर्ष मृदा मल्चिंग को बढ़ावा दिया जाता है और गहन सिंचाई और गहन जुताई नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको, भारत में कृषि से ही जुड़ा हुआ है कि कृषि में जो परमाणु विज्ञान है उसका उपयोग कैसे किया जाता होगा। परमाणु विज्ञान क्या कृषि में योगदान दे सकता है? तो जी हाँ, परमाणु विज्ञान का कृषि में बेहतरीन योगदान है, जैसे कि अधिक उपज वाले बीजों का विकास किया जा सकता है। दूसरा है, उर्वरक और कीटनाशकों से संबंधित अध्ययन किए जा सकते हैं परमाणु विज्ञान में। खाद्य पदार्थों का जो विकिरण होता है जिससे प्रसंस्करण होता है, उसमें भी इसमें परमाणु विज्ञान का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का परमाणु कृषि कार्यक्रम परमाणु तकनीकों, उर्वरकों और कीटनाशक से संबंधित अध्ययनों, खाद्य पदार्थों के विकिरण प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों का उपयोग करके हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज और फसल उत्पादन करने को बढ़ावा दे रहा है। भारत में गेहूं की खेती से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। गेहूं को उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंध क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है और यह अत्यधिक ठंडे और बर्फ को सहन नहीं कर सकता है। गेहूं क्या अत्यधिक ठंडा को सहन नहीं कर सकता है? जी नहीं कर सकता है। ये उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध, शीत कटिबंध, यहाँ तक कि ठंडे प्रदेश में 60 डिग्री ऊपर, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में भी उगाया जा सकता है। चिकनी दोमट या दोमट संरचना और मध्यम जलन धारण करने वाली जो मिट्टी होती है उसमें गेहूं बहुत ही बेहतरीन होता है। पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य, बकवास बात है, गलत है। पंजाब नहीं बल्कि यूपी। देखिए, गेहूं की फसल में व्यापक अनुकूलन क्षमता होती है, हाईली रेसिस्टेंस, हाईली एडेप्शन पावर। इसे न केवल उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बल्कि समशीतोष्ण क्षेत्र, सुदूर उत्तर के ठंडे इलाकों में भी आराम से उगाया जा सकता है। अत्यधिक ठंड और बर्फ को सहन कर सकती है गेहूं। बसंत ऋतु में गर्म मौसम में बहुत ही अच्छा वृद्धि होता है। इसकी खेती के लिए समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई तक की भी की जा सकती है। सबसे अच्छा गेहूं अनुकूलन क्षेत्रों में उत्पादित किया जा सकता है जहां वृद्धि काल में शीत, नम औसत मौसम और शुष्क गर्म मौसम होना चाहिए जब इसकी कटाई होती हो, पका होना चाहिए।
गेहूं भारत के विभिन्न प्रकार के मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में और मध्यम जल धारण करने वाली क्षमता वाली मिट्टी में आसानी से उगाया सकता है। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद फिर पंजाब का बारी आता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भारत रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुषंगिक कंपनी है जो निम्न जमाओं को सुरक्षित प्रदान करती है। जब आप पैसा जमा करते हैं बैंक में तो आप सोचते हैं ना कि अगर बैंक डूब गया तो कितना पैसा हमको वापस मिल जाएगा, मेरा पैसा कितना इंश्योरेंस है। तो वही है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आरबीआई की एक अनुषंगिक इकाई है। बिल्कुल सही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा किस किस को सुरक्षा प्रदान की जाती है, किसके पैसे को इंश्योरेंस मिलता है? स्थानीय क्षेत्र बैंक को बिल्कुल मिलता है, रीजनल बैंक को मिलता है, भुगतान बैंक को मिलता है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, लघु वित्त बैंक, उनको भी मिलता है। अंतर बैंक जमाओं, एक बैंक से दूसरे बैंक में जो जमा होता है उसे नहीं मिलता है, और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को तो मिलता ही है। तो एक तो बीमाकृत बैंक को मिलता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जितने भी निजी क्षेत्र के बैंक है, विदेशी बैंक को भी मिलता है, लघु वित्त बैंक को मिलता है, भुगतान बैंक को मिलता है, क्षेत्र ग्रामीण बैंक को मिलता है, स्थानीय क्षेत्र के बैंक को मिलता है, राज्य सहकारी बैंक है इसके अंतर्गत, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, शहरी सहकारी क्षेत्र बैंक है। ओके, तो बचत विदेशी सरकार की जमाएं भी सुरक्षित होती है। ठीक है, अंतर बैंक जमाएं इसमें नहीं आता है। भारत के बाहर प्राप्त और जमाएं कोई भी राशि इसमें शामिल नहीं होती है। ओके, चलिए, thank you for watching this video. If you love this video, please subscribe my channels. Once again, I'm saying, share this video to your friends. Thanks a lot for watching this video once again. Thank you.